नायक की, जिसकी जाबाजी और जासूसी के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिशन मजनू मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूक्लियर बम से, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे हर एक देश समझ चुके थे कि परमाणु बम की कितनी वैल्यू है। जिसके बाद हर एक देश परमाणु बम को बनाने की हर एक कोशिश करने लगा था। दूसरी तरफ यहाँ पर 1971 के सीन को दिखाया जाता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी मात दी थी। और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान युद्ध तो हारता ही है, साथ ही उनके बीच ही कुछ ऐसे रॉ के एजेंट्स पल रहे हैं जो कि उन्हें पल पल पर हराते हैं। और ये कहानी उन्हीं रॉ एजेंट्स की है। जिसके बाद कहानी 1974 के पाकिस्तान में रावलपिंडी में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम कई सारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए देख पाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर तारिक नाम के एक लड़के को भी देख पाते हैं, और वो भी नमाज पढ़ रहा था। जिसके बाद जब सभी लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो तारिक एक आदमी के पास जाता है, जो कि दर्जी है और उसका एक दफ्तर भी है। इसलिए तारिक उसके पास काम मांगने के लिए जाता है। दरअसल तारिक भी एक दर्जी है और वो इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है। शुरुआत में तो वो आदमी काम देने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन आखिर में मौलवी साहब के कहने पर तारिक को काम मिल जाता है। जिसके अगले दिन उसी दर्जी के दफ्तर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी तारिक का टेस्ट ले रहा होता है, और तारिक काफी अच्छे तरीके से टेस्ट को पास भी कर लेता है। और जब तारिक एक सुई में जब धागा डाल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, और उस लड़की का नाम होता है नसरीन। नसरीन देख नहीं सकती है, वो बचपन से ही अंधी है। और यहाँ पर तारिक को नसरीन से पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। जिसके बाद तारिक नसरीन के पास रहने की हर एक कोशिश करता है। साथ ही नसरीन जब घर से निकलकर ऑटो के लिए वेट करती है, तो तारिक उसके लिए हर रोज एक ऑटो को रुकवाता है। तारिक को ऐसा लगता है कि नसरीन उसे देख नहीं सकती है, जबकि नसरीन उसके इत्र से हर रोज उसे महसूस करती है। और तब से नसरीन को ऑटो से नहीं जाना पड़ा, क्योंकि तारिक उसे हर रोज स्कूटर से छोड़ दिया करता था। और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दिन नसरीन के अब्बू उन दोनों को साथ में देख लेते हैं, और फिर अगले ही दिन नसरीन के अब्बू तारिक के दफ्तर पहुंच जाते हैं और उसे खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो नसरीन से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर तारिक नसरीन के अब्बू से साफ कह देता है कि वो नसरीन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। दरअसल ये दफ्तर जिस आदमी का है वो नसरीन के अब्बू का साला है। तब वो नसरीन के अब्बू को समझाता है कि तारिक बहुत अच्छा लड़का है और वो नसरीन को हमेशा खुश रखेगा। और यहीं पर नसरीन भी मौजूद थी, जो कि अपने अब्बू से कहती है कि वो भी तारिक को पसंद करती है, और शायद तारिक से अच्छा लड़का उसे मिलेगा भी नहीं। तब नसरीन की ये सारी बातें सुनने के बाद नसरीन के अब्बू उन दोनों की शादी करवा देते हैं, और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद कहानी इंडिया में 18 मई 1974 में शिफ्ट होती है, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था, जिसने भारत को छठा ऐसा देश बना दिया था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन इससे बाकी के देशों में खलबली मच गई थी। वहीं पाकिस्तान भी पूरी तरह से बौखला चुका था, क्योंकि इससे कुछ साल पहले ही 1971 का युद्ध पाकिस्तान भारत से हार चुका था। और अब ये न्यूज सुनने के बाद तो पूरा पाकिस्तान ही शॉक्ड रह गया था। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी अपनी पूरी शक्ति के साथ परमाणु परीक्षण की कोशिश में जुट गया था। उस वक्त पाकिस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह तक कह दिया था कि हमें भले ही घास की रोटी क्यों न खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान भी अब परमाणु बम बनाकर ही रहेगा। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास ना तो इक्विपमेंट थे और ना ही पैसे। साथ ही उन्हें एक ऐसा दिमाग भी चाहिए था जो कि परमाणु बम बनाने के लिए उनकी मदद कर सके। तब पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कुछ पैसे और इक्विपमेंट का जुगाड़ तो कर लिया था, और साथ ही उन्होंने फौरन से क्यूएन खान को बुला लिया था, जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा था, जिसकी एक फौरन बीबी और 2 बच्चे थे। और क्यूएन खान एक ऐसा आदमी है जो कि परमाणु बम को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जब क्यूएन खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब उनका सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए वो एक ऐसी जगह की खोज करने लगते हैं जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जा सके और वो किसी के नजर में भी ना आए। जिसके बाद विदेशों से इक्विपमेंट आना शुरू हो जाते हैं, और पाकिस्तान अब पूरी तरह से पूरे जोश में परमाणु परीक्षण की तैयारी में लग जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1977 के रावलपिंडी में, जहां पर हम तारिक और नसरीन को देख पाते हैं, जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे। और नसरीन अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, इसलिए अब उनकी खुशी दुगनी हो चुकी थी। जिसके बाद हम मिस्टर काव को देख पाते हैं, जो कि रॉ के एक ऑफिसर हैं, और फिलहाल वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास आए हुए हैं। और वो यहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी से कहते हैं कि जिस तरह से हमने परमाणु परीक्षण किया है, उसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहा है।
है। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री मिस्टर काओ से कहती है कि तुरंत ही अपने रॉ के एजेंट को एक्टिव करो ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। साथ ही मिस्टर काओ को शक है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करना चाह रहा है। अब यहाँ रावलपिंडी में हम रात के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर रात को तारिक चुपचाप दफ्तर में आता है और वहाँ पर फोन के सामने बैठ जाता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और वो अंडर कवर रॉ डेस्क न्यू दिल्ली से था और यहाँ हमें पता चलता है कि तारिक कोई और नहीं बल्कि रॉ का एक एजेंट है जिसका नाम अमनदीप सिंह है। और दूसरी तरफ न्यू दिल्ली से शर्मा लाइन पर है और वो भी रॉ का एक एजेंट है। और शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है क्योंकि तारिक का बाप गद्दार था, इसलिए शर्मा तारिक से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है और हर बार उसे गद्दार ही बुलाता है। दरअसल तारिक के पिता ने इंडिया की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, इसी कारण वो गद्दार कहलाए और उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। यहाँ पर शर्मा तारिक को बताता है कि जिस तरह से हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए हैं उसी तरह से पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की पूरी कोशिश में है, इसलिए तुम्हें बस ये पता करना है कि आखिरकार वो परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही शर्मा यहाँ पर तारिक को एक ढाबा का एड्रेस भी बताता है जिस जगह से एक रॉ का एजेंट तारिक को कुछ चीजें देगा और शर्मा यहाँ पर उसे इस मिशन का नाम भी बताता है कि आज से इस मिशन का नाम मिशन मजनू होगा। अब आगे मिस्टर काओ के द्वारा हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर काओ ने ही तारिक को ट्रेनिंग दी है और यहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि तारिक का बाप गद्दार था, तो फिर आपने तारिक को इस मिशन के लिए क्यों चुना। जिस पर मिस्टर काओ उससे कहते हैं कि तारिक का बाप गद्दार जरूर था लेकिन तारिक नहीं हो सकता है क्योंकि तारिक को मैंने ट्रेन किया है और वो अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे रावलपिंडी में शर्मा के बताए हुए ढाबे पर तारिक पहुंच जाता है। वहां पर असलम नाम का एक आदमी इस ढाबे को चलाता है। यहाँ पर जब वो उससे कहता है कि उसे गोरिल्ला ब्रांड का मसाला चाहिए तो यहाँ पर असलम समझ जाता है कि ये तो रॉ का एजेंट है, इसलिए असलम तारिक को घर के अंदर ले जाता है और उसे कुछ पैसे और गन देता है। लेकिन यहाँ पर तारिक गन लेने से साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरा काम प्यार से होता है। जिसके बाद शर्मा असलम के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तारिक के ऊपर नजर रखे कि आखिर वो क्या कर रहा है। अब आगे हम तारिक को देखते हैं जो कि दर्जी के दफ्तर में आता है और वो यहाँ पर कुछ जनरल की वर्दी को पैक होते हुए देखता है और ये आज ही डिलीवर होनी थी। तब तारिक उनसे कहता है कि वो इन वर्दी को डिलीवर कराएगा और जब तारिक रास्ते में होता है तो वो बीच रास्ते में रुकता है और जनरल की वर्दी के ऊपर की 2 बटन तोड़ देता है। जिसके बाद जनरल दफ्तर में कॉल लगाता है और अपनी वर्दी की टूटी हुई बटनों के कारण वो दफ्तर के ऑनर को खूब चिल्लाता है। जिस पर तारिक उनसे कहता है कि वो बटन लगाकर आ जाएगा और उनसे सॉरी भी कहकर आ जाएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही जनरल के घर पर पहुंच जाता है जहां पर कि वो वर्दी में बटन लगा रहा होता है। दरअसल यहाँ पर तारिक खुद आना चाहता था। दरअसल वो ये पता करना चाह रहा था कि आखिर परमाणु परीक्षण कहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जनरल तारिक को ज्यादा बातें तो नहीं बताता है, लेकिन वो उसे ये जरूर बता देता है कि वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और वो परीक्षण वो रावलपिंडी के आसपास ही कर रहे हैं। जिसके बाद तारिक इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। हर वो जगह वो चेक करने लगता है जहाँ पर कि परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो तारिक को कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। अब रात को जब नसरीन को टॉयलेट लगती है तो वो तारिक से कहती है कि प्रेग्नेंट की अवस्था में बार बार टॉयलेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा तो ये होता कि उनके घर में एक अंग्रेजी टॉयलेट आ जाए। ये सुनने के बाद तो तारिक को कुछ याद आता है और वो अगले ही दिन एक हार्डवेयर की दुकान पर चला जाता है और वो पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार अंग्रेजी टॉयलेट कहाँ मिलेगी। जिस पर कि वो आदमी तारिक से कहता है कि यहाँ पर अंग्रेजी टॉयलेट कहीं भी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ ऑर्डर पर बनाई जाती है और अभी तक उसने सिर्फ एक ही अंग्रेजी टॉयलेट बनाई है। तब तारिक उस घर का पता पूछ लेता है जहाँ पर की अंग्रेजी टॉयलेट बनाई गई थी। आगे हम इंडिया के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर इंडिया में इलेक्शन हुए थे और इंदिरा गांधी के हाथों से अब सत्ता छिन चुकी थी और अब इंडिया के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन चुके थे और मोरारजी देसाई पूरी तरह से शांति और वार्ता पर समझौता करने पर विश्वास रखते। जिसके बाद मिस्टर काव प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बताते हैं कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है और हमारे रॉ के एजेंट उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद मोरारजी देसाई मिस्टर काव से कहते हैं कि अपने रॉ के एजेंट से तुरंत ही इस मिशन को अवॉर्ड करने को कहो क्योंकि ये सारे मसले बातचीत से संभली जा सकती है। और प्रधानमंत्री को ऐसा ही लग रहा था कि इन सारी चीजों में पैसा और एनर्जी ही खर्च हो रही है। दरअसल मिस्टर काव इंदिरा गांधी के लिए काम किया करते थे, इसलिए मोरारजी देसाई ने ये परमिशन नहीं दी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर काव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वो इस मिशन को कंटिन्यू रख सकें। यहाँ रावलपिंडी में हम तारिक को देख पाते हैं जो कि उस घर के पास पहुंच चुका था जहां पर कि अंग्रेजी टॉयलेट लगी हुई थी। यहीं पर एक बूढ़ी औरत थी जो कि तारिक को बुलाती है और बातों ही बातों में वो तारिक को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है जो कि तारिक को जाननी थी। और फिर रात होते ही तारिक उस घर में घुस जाता है और अंग्रेजी टॉयलेट को चेक करने लगता है
और वो देखता है कि यहाँ पर सचमुच ही अंग्रेजी टॉयलेट थी, जिससे कि वो समझ गया था कि विदेश से लोग जरूर आए थे। और साथ ही तारिक ये भी पता लगा लेता है कि आखिर इस घर में कौन कौन रुके थे, जिसमें कि एक बड़ा नाम सामने आता है और वो नाम AQ खान का था। अब रात होते ही तारिक शर्मा के पास कॉल करता है और वो AQ खान के बारे में बताने लगता है, लेकिन शर्मा यहाँ पर तारिक से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है और वो उससे कहता